हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण और स्पेशल वीडियो, जहां पर हम देखेंगे उत्तराखंड इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो लिखी है डॉक्टर जय सिंह रावत जी का एक वीडियो में देखेंगे हम इसका संपूर्ण वन लाइनर अध्ययन, जहाँ पर हमने क्रमबद्ध रूप से वन लाइनर के रूप में संपूर्ण किताब को सेट किया है। देखिए दोस्तों, ये अगर आपने आज से पहले इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो सभी प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे जो भी एग्जाम में बनते हैं। देखिए, अगर आपने इसका अध्ययन एक बार पुस्तक का अध्ययन कर लिया है तो आप इस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। बार बार रिवीजन से आप इन प्रश्नों को, इन फैक्टों को याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फैक्ट एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो, उत्तराखंड राजनीतिक इतिहास का समग्र अध्ययन। शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला फैक्ट है या तथ्य है वो है तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित हैं। तो देखिए, तालेश्वर से हमें कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो है कटिपानी और कालीगाड़ के संगम पर पिथौरागढ़ में। तो किस वंश के यहाँ पर ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, तो ये वंश था पौरव वंश। अगला, प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड हेतु प्रयुक्त नाम है। तो देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे लिखा था हरिसेन ने। तो यहाँ पर उत्तराखंड के लिए जो नाम प्रयुक्त हुआ है वो है कीर्तिपुर। देखिए, कहा गया है कि राज्य की उत्तरी सीमा पर जो राज्य है वो है कीर्तिपुर। अगला प्रश्न, एंटोनियो दी एंड्राडे कब गढ़वाल के रास्ते तिब्बत पहुंचा। तो देखिए, यूरोपियन यात्री की बात हो रही है, एंटोनियो दी एंड्राडे। तो ये 1624 ईस्वी में गढ़वाल के रास्ते तिब्बत पहुंचा। अगला प्रश्न, मदन मोहन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, इतिहासकार हैं मदन मोहन जोशी, उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, ज्यामितीय चित्रण हेतु प्रसिद्ध उद्यार है। तो कहाँ पर ज्यामितीय चित्रण मिलता है, एक गणितीय जो चित्रण है ज्यामिति का, वो कहाँ पर चित्रों में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाखू उद्यार। चलिए अगला प्रश्न, लाखू उद्यार की खोज कब की गई। तो बात करें अगर लाखू उद्यार की खोज की तो की थी 1968 ईस्वी में। और इसी के साथ अगला फैक्ट, लाखू उद्यार की खोज किसने की। तो अगर खोज की बात करें हम लाखू उद्यार की, तो डॉक्टर MP जोशी, इन्होंने लाखू उद्यार की खोज 1968 में की। अगला, लाखू उद्यार किस नदी के तट पर स्थित है। तो नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुयाल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है लाखू उद्यार, अल्मोड़ा में सुयाल नदी के पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न, फड़कानौली और पेटसाल की खोज किसने की। तो देखिए, ये भी पुरातात्विक स्थल है उत्तराखंड के। तो इनकी जो खोज की बात करते हैं हम, वो की डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। और अगर बात करें कि इनकी खोज कब की गई, अगला फैक्ट, तो 1985 और 1990। देखिए, क्रम याद रखिए, फड़कानौली की 1985 और पेटसाल की 1990 में खोज की गई डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। उत्तराखंड के एक इतिहासकार हैं यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न, गोरखा उद्यार किस गांव के समीप स्थित है। तो देखिए, चमोली में स्थित है गोरखा उद्यार। तो गांव की अगर बात की जाए तो डुंगरी गांव के समीप स्थित है गोरखा उद्यार। अगला प्रश्न, 1999 ईस्वी में 5 ताम्राकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई। तो देखिए, खोजकर्ताओं को 1999 में, इतिहासकर्ताओं को 5 ताम्राकृतियाँ प्राप्त हुई, ये मिली नैनी पाथर से। देखिए अगला प्रश्न, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो अगर बात करें हम 8 ताम्र मानवाकृतियों की, तो वन कोट देखिए पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई थी 8 ताम्र मानवाकृतियाँ। अगला प्रश्न, मुनिया की ढाई नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। तो बात करें अगर मुनिया की ढाई नामक स्थान की, तो अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बात करें हम चंद्रेश्वर मंदिर की, तो द्वाराहाट में स्थित है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी हमें कप मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जो। अगला प्रश्न, 1956 ईस्वी में मलारी में सवादान को प्रकाश में लाए। तो देखिए, मलारी है चमोली में, यहाँ के सवादानों को 1956 में प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण को। अगला प्रश्न, काले व धूसर रंग के चित्रित मृदभांड मिले हैं। तो कहाँ से हमें काले व धूसर रंग के जो चित्रित मृदभांड हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, मलारी के सवादानों से ही हमें ये काले और धूसर रंग के चित्रित मृदभांड मिले हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के लिए उत्तरी कुरु शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो देखिए, उत्तराखंड के लिए एक पुस्तक में उत्तरी कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है, ये है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला, पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन कहाँ पर है। तो देखिए, महाभारत का एक खंड है, वन पर्व है महाभारत का, तो वहाँ पर पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन हमें मिला है। अगला प्रश्न, श्री क्षेत्र प्राचीन नाम था। तो किस शहर का नाम था श्री क्षेत्र प्राचीन में। तो ये था श्रीनगर का। अगला, किस शहर को सुबाहुपुर कहा जाता है। तो देखिए, एक सुबाहु कुनिंद जो राजा की बात होती है, सुबाहु नरेश, तो श्रीनगर में सुबाहु की राजधानी मानी जाती है। अगला प्रश्न,
अमोघभूति प्रकार की कुनिंद मुद्राओं की धातु थी। तो देखिए अब एक कुनिंद प्रसिद्ध सम्राट हुए अमोघभूति, तो इनकी जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, इनका जो धातु थी वो थी ताम्र और रजत। देखिए 2 मेटल के थे, तांबे और चांदी की सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पर अंकित लिपि है। तो देखिए किस प्रकार की मुद्राएं थी अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं, उन पर कौन सी लिपि लिखी गई थी, तो वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। देखिए खरोष्टी लिपि की अगर हम बात करें तो उल्टी लिखी जाती है, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, जबकि ब्राह्मी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न, पश्चिमी उत्तराखंड, सहारनपुर और कालाडांडा से प्राप्त मुद्राएं किसकी हैं। तो पश्चिमी उत्तराखंड या सहारनपुर की बात करें या कालाडांडा जो आज है लैंसडाउन, तो यहाँ पर जो मुद्राएं मिली हैं किस शासक से संबंधित हैं, तो यौधेयों से संबंधित ये थी। अगला प्रश्न, यमुना के बाएं तट पर कालसी में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो किसने करवाया था यमुना के बाएं तट पर कालसी में। बात करें कालसी के बाएं तट की जो यमुना के है, तो वहाँ पर जो स्थान है एग्जैक्ट वो है बाड़वाला, जहाँ पर यज्ञ वेदिका हमें मिली है इसी सम्राट की। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीलवर्मन की। देखिए सीलवर्मन ने कालसी के बाएं तट पर, यमुना के बाएं तट पर कालसी के पास में एक यज्ञ कराया था, जहाँ का नाम है बाड़वाला। अगला प्रश्न, लाखामंडल प्रशस्ति लेख संबंधित है। तो देखिए लाखामंडल में भी एक प्रशस्ति लेख प्राप्त हमें यहाँ पर हुआ है, तो किससे ये संबंधित है। तो देखिए जालंधर की राजकुमारी हम इन्हें कहते हैं राजकुमारीश्वरा, इनका ये लेख यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नागवंशी शासकों के नाम वर्णित हैं। तो देखिए गोपेश्वर में हमें त्रिशूल लेख मिला है, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में अभी भी ये गड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नागवंशी शासकों का हमें नाम मिला है, वो है 4 शासक। और बात करें अगर हम इनके नामों की, तो वो हैं स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। देखिए अगला फैक्ट, कनिंघम ने गोविषाण को किस शहर का प्राचीन रूप माना है। तो देखिए कनिंघम इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने गोविषाण के लिए गोविषाण को एक प्राचीन शहर माना है जिसका नाम गोविषाण था, तो वो आज है काशीपुर। देखिए काशीपुर के नाम से पहचाना गया है गोविषाण को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। देखिए प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था उत्तराखंड पर जिसने शासन किया, तो कार्तिकेयपुर ही ऐसा राजवंश था जिसने प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में ख्याति पाई। अगला प्रश्न, किस कार्तिकेयपुर शासक ने सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो कार्तिकेयपुर वंश का या कत्यूरी जो वंश बाद में बना, तो इसका सर्वाधिक जो ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है ललित सूर्यदेव का। देखिए अगला प्रश्न, स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी रचना है। तो उत्तराखंड की जानकारी मिलती है इस पुस्तक में, स्टडीज इन स्कंद पुराण, तो किसकी ये रचना है, तो डॉक्टर ABL अवस्थी की रचना है स्टडीज इन स्कंद पुराण। अगला प्रश्न, किसने माना कि गढ़वाल शब्द का प्रथम प्रयोग मौलाराम ने किया था। किसने माना कि गढ़वाल शब्द का जो पहला प्रयोग किया वो मौलाराम ने अपनी कविताओं में किया या अपने काव्य में किया, तो इसका जो सही आंसर है वो है शिव प्रसाद डबरालचारण ने ऐसा माना। अगला प्रश्न, जॉर्ज गिडरसन के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी हैं। तो देखिए भाषाविद भी माने जाते हैं जॉर्ज गिडरसन, तो इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के जो आदि निवासी थे वो किरात थे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि गिडरसन के अनुसार किरात यहाँ के आदि निवासी थे। अगला एक पुस्तक का नाम यहाँ पर है काव्य मीमांसा किसकी रचना है। तो किसने लिखी थी काव्य मीमांसा, तो इसका जो सही आंसर है वो है राजशेखर। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कोल या मुंड हिमालय की प्राचीन जाति हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि किरात किसके अनुसार थे, तो गिडरसन ने किरातों को माना, जबकि कोल या मुंड को माना था चारण ने, शिव प्रसाद डबराल चारण ने। इन्होंने उत्तराखंड की ही नहीं पूरे हिमालयी क्षेत्र की सबसे प्राचीन जाति माना था कोल और मुंड को, तो उत्तराखंड भी इसी में आ जाता है कि उत्तराखंड की भी यही थी कोल या मुंड। अगला प्रश्न, मृतकों के साथ प्रिय वसु दफनाने वाली उत्तराखंड की जाति कौन सी थी। तो देखिए मिस्र में हमने देखा था, हम देखते हैं दुनिया के इतिहास में मिस्र में प्रिय वस्तुओं के मृतकों के साथ प्रिय वस्तुएं उनकी दफनाई जाती हैं, जैसे कोई बर्तन हो गया, सोने चांदी के आभूषण हो गए या शीशा हम देखते हैं वहाँ पर। तो ऐसा ही शक जाति उत्तराखंड की जो थी प्राचीन, वो ऐसा काम करती थी, मृतकों के साथ प्रिय वस्तुओं को दफनाती थी। अगला प्रश्न, हिमालय का ऐतिहासिक वंश कत्यूरी भी शकों से संबंधित था। एक स्टेटमेंट ऐसा कहा गया है, किसने ऐसा कहा है कि जो हिमालय का ऐतिहासिक वंश है कत्यूरी, वो भी शकों से ही संबंधित था, तो इसका जो सही आंसर है वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, कनिंघम के अनुसार कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो क्या माना है कनिंघम ने कत्यूरी शासकों की राजधानी को, या कौन सा नाम यहाँ पर दिया है, इसका जो सही आंसर है वो है लखनपुर। अगला प्रश्न, कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी थी। तो देखिए कत्यूरी वंश की शीतकालीन राजधानी किसे माना जाता है यार, क्या थी, तो
तो इसका जो सही आंसर है वो है ढिकुली। देखिए ढिकुली नामक स्थान को माना है कुछ इतिहासकारों ने कत्यूरी वंश की शीतकालीन राजधानी। देखिए ये सभी फैक्ट अजय सिंह रावत से हैं, तो इसलिए फैक्ट में वो हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं पर ये फैक्ट अलग जगह किसी और पुस्तक में इनके आंसर कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अजय सिंह रावत के हिसाब से इनके आंसर ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, प्रथम कत्यूरी नरेश कौन थे? तो देखिए प्रथम कत्यूरी नरेश, सब एक आसान आंसर यहाँ पर बन जाता है बसंत देव प्रथम कत्यूरी नरेश या कार्तिकेयपुर के पहले नरेश थे। अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर नरेशों के कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं? तो देखिए अभी तक कार्तिकेयपुर नरेशों के हमें 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बात करें अगर कार्तिकेयपुर नरेशों के अभिलेखों की लिपि को, तो यहाँ पर हमें जो लिपि हमें मिली है वो है कुटिला। देखिए इन नरेशों की जो लिपि है वो है कुटिला। कत्यूरी शासन में गौल्मिक का अर्थ था? तो देखिए कत्यूरी शासक में एक शब्द हमें मिला है वो है गौल्मिक। गौल्मिक की अगर हम बात करें तो पैदल सैनिक के लिए गौल्मिक का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, अपराधियों को पकड़ने वाले श्रेष्ठ अधिकारी को हम क्या कहते हैं कत्यूरी साम्राज्य में? तो दोष अपराधिक। देखिए दोष अपराधिक, दोष धन अपराधिक का दोष अपराधिक जो है वो कहते हैं हम दोषी को पकड़ने वाले को। अगला प्रश्न, कत्यूरी गुप्तचर विभाग का प्रमुख को हम क्या कहते हैं? तो देखिए कत्यूरी साम्राज्य में जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था उसे हम कहते हैं दुसाध्य साधनिक। देखिए अगला प्रश्न, कत्यूरी भूमि मापक अधिकारी था? तो देखिए कत्यूरियों में जो भूमि की माप करने वाला अधिकारी था उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रभातार। देखिए भूमि मापने वाले को हम प्रभातार कहते हैं। और जो कत्यूरियों में कर जमा करता होता था, जो कर को जमा करता था, तो उसको हम कहते हैं भोगपति या शौल्किक। देखिए भोग भी कर को कभी कहा जाता था और शुल्क भी कहा जाता है, तो इसलिए भोगपति भी और शौल्किक भी दोनों आंसर आसान हो जाते हैं। कत्यूरी में कर जमा करने वाले को कहते हैं भोगपति और शौल्किक। अगला प्रश्न, कत्यूरी सीमाओं के जागरूक प्रहरी को हम क्या कहते हैं? कत्यूरी साम्राज्य में जो सीमाओं का जागरूक प्रहरी होता है, जो सीमा पर आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रांतपाल। देखिए अगला प्रश्न, कत्यूरी गिरिद्वार रक्षक। देखिए कत्यूरी जो गिरिद्वार रक्षक होते हैं, गिरिद्वार का अर्थ होता है दर्रों पर जो रक्षक होते हैं, दर्रों पर आने जाने वालों पर लोगों पर नजर रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं घट्टपाल कत्यूरी शासन के हिसाब से। अगला प्रश्न, कत्यूरी सीमावर्ती क्षेत्रों के मुसाफिरों पर नजर रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो वो है वर्मपाल। देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर नजर रखता है मुसाफिरों पर, तो वो वर्मपाल था। अगला प्रश्न, नदी घाटों पर सुविधा कर की वसूली और नजर रखने वाला, अर्थात कत्यूरी शासन में जो नदी घाटों पर सुविधा मतलब आर पार जाने के लिए सुविधा बनाता था, या कर की वसूली वहाँ पर टैक्स जो बाहरी लोगों से लेता था, या जो वहाँ पर नजर रखता था, उसको हम क्या कहते हैं? तो नरपति उसे कहा जाता था। देखिए कत्यूरी शासन में बिस्टी था, तो बिस्टी देखिए बेगार, जिसके बिना मतलब बिना पैसा लिए अगर हम कोई काम करते हैं या कोई सहायता देते हैं या कोई सेवा देते हैं तो उसे हम बेगार कहते हैं। तो बिस्टी कत्यूरी शासन में कहा जाता था बेगार को। अगला प्रश्न, डोटी राज्य के छोटे राजकुमार हेतु उपयुक्त शब्द क्या था? तो देखिए डोटी एक राज्य था उत्तराखंड की सीमा पर नेपाल में, तो यहाँ पर जो यहाँ के छोटे राजकुमार थे इनके लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है वो है रैका। अगला प्रश्न, कत्यूरी शासन में राज्यपाल हेतु प्रयुक्त शब्द था? तो देखिए राज्यों के राज्यपाल होते थे शासन के अंतर्गत, तो क्या उन्हें कहा जाता था कत्यूरी शासन में? तो वो था उपरिक। अगला प्रश्न, भागीरथी और यमुना के मध्यवर्ती उपत्यका का कत्यूरी शासन में उल्लेख किस नाम से है? तो देखिए कत्यूरी शासन में जो भागीरथी और यमुना के बीच का हिस्सा है उत्तरकाशी में, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता था एशॉल विषय। अगला प्रश्न, भागीरथी तथा अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका को हम क्या कहते हैं कत्यूरी शासन में? देखिए भागीरथी और अलकनंदा के मध्यवर्ती उपत्यका मतलब तो ये उत्तरकाशी से लेकर टिहरी का पूरा इलाका और कुछ रुद्रप्रयाग पौड़ी, तो इसको हम कहते थे अंतराग विषय। अगला प्रश्न, और ऐसी ही अलकनंदा की उपत्यका जहाँ पर अलकनंदा नदी बहती है, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया और चमोली, तो उसको हम क्या कहते थे? तो उसको कहते थे टंकणपुर विषय। अगला प्रश्न, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे ने माना है कि जो चंदवंश का संस्थापक था वो था सोमचंद, जिसे आज मानते हैं। अगला प्रश्न, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी रचना है? तो देखिए रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल एक रचना है जहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं का जिक्र हमें मिलता है इतिहास का, तो ये है डब्ल्यू फ्रेजर की, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, फ्रेजर और हैमिल्टन के अनुसार चंदवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए फ्रेजर और हैमिल्टन जो दो इतिहासकार हुए, मतलब इन्होंने भी उत्तराखंड के इतिहास की कुछ चीज़ें लिखी, तो इनके अनुसार
चंद वंश का संस्थापक था थोअरचंद। देखिए आज थोअरचंद 23वां शासक माना जाता है, लेकिन इन दोनों के अनुसार थोअरचंद ही संस्थापक था। अगला प्रश्न, किंगडम ऑफ नेपाल किसकी रचना है? तो एक रचना यहाँ पर है, देखिए किंगडम ऑफ नेपाल लिखा है इसे फ्रांसिस हैमिल्टन ने। देखिए इसी में कहा है हैमिल्टन ने कि थोअरचंद कुमाऊं के चंद्रवंश का प्रथम शासक था। तो किंगडम ऑफ नेपाल जो रचना है वो है फ्रांसिस ही हैमिल्टन की। अगला प्रश्न, डोटी के शासकों की उपाधि क्या थी? तो देखिए अभी हमने देखा था डोटी के छोटे राजाओं की उपाधि क्या थी, छोटे राजकुमारों की, तो वो रैंका थी, लेकिन शासकों के लिए जो प्रयुक्त नाम था वो था राय या रैंका राजा। अगला प्रश्न, देखिए 1223 का बालेश्वर मंदिर लेख किसका है? तो देखिए 1223 का एक बालेश्वर मंदिर लेख हमें प्राप्त हुआ है। बालेश्वर मंदिर जो है चंपावत में। तो यहाँ पर जो लेख है वो है करांचल देव का। देखिए करांचल देव की बात करें तो एक आक्रमणकारी थे नेपाल के जो आए थे उत्तराखंड। अगला प्रश्न, बालेश्वर मंदिर लेख में कितने मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है? तो देखिए जो बालेश्वर मंदिर लेख है 1223 का करांचल देव का, यहाँ पर उसने अपने मांडलिक राजाओं का नाम कहा है। 10 राजाओं का नाम यहाँ पर लिखा गया है। मांडलिक राजा का अर्थ है जो करांचल देव के अंतर्गत शासन करते होंगे। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक से मिलने वाला चंद कौन सा था? तो देखिए कौन सा वो चंद था जिसने फिरोज शाह तुगलक से भेंट की थी, दिल्ली के सुल्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्ञानचंद्र प्रथम। देखिए ज्ञानचंद प्रथम जिन्हें हम गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सौर का विजेता कहा जाता है? तो देखिए सौर क्षेत्र है पिथौरागढ़ नेपाल की बॉर्डर पर। तो सौर का जो विजेता, पिथौरागढ़ को भी हम सौर क्षेत्र कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो सौर क्षेत्र का विजेता हम मानते हैं वो मानते हैं ज्ञानचंद प्रथम को। मतलब ये पहली बार चंपावत राजधानी से ऊपर की ओर सौर के इलाके को इसने पूर्ण विजित किया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सौर क्षेत्र का विजेता। अगला प्रश्न, गरुड़ की उपाधि धारण की थी? तो देखिए गरुड़ की उपाधि हम कह चुके हैं कि गरुड़ ज्ञानचंद जो ज्ञानचंद प्रथम है उन्हीं ने गरुड़ की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, भारती चंद का द्वंद्व युद्ध, मतलब द्वंद्व युद्ध जो हुआ था किस युवती के साथ हुआ था? तो देखिए भारती चंद ने एक युवती के साथ या एक महिला के साथ द्वंद्व युद्ध किया था, तो वो था भागा धोनियाल। देखिए भागा धोनियाल नाम की एक महिला के साथ इसका द्वंद्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, कटकुनौला कहाँ स्थित है? तो देखिए बात करें कटकुनौले की, तो जब भारती चंद की सेना जब डोटी अभियान के लिए गई थी तो कटकू में इन्होंने अपना एक, मतलब जहाँ पर इनकी सेना रुकी थी पिथौरागढ़ के पास, वहीं पर एक जो कटक जो सेना का पर्यायवाची था इसके नाम से इसका नाम कटकुनौला पड़ा। तो पिथौरागढ़ में स्थित है कटकुनौला। अगला प्रश्न, चंदों को डोटी राज्य की अधीनता से मुक्ति दिलाने वाला शासक कौन था? तो देखिए डोटी राज्य के अंतर्गत चंद वंश की स्थापना हुई थी। बहुत साल तक, बहुत राजाओं तक चंद वंश डोटी को टैक्स देता रहा। तो भारती चंद ने डोटी को 12 वर्षीय युद्ध में हराकर उसकी अधीनता से मुक्त किया था चंद वंश को। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारती चंद। अगला प्रश्न, मणकोटी राज्य को चंद साम्राज्य में किसने मिलाया? तो देखिए एक राज्य था मणकोटी, छोटा सा, तो इसको मिलाने वाला, इसको मतलब चंद वंश से मिलाने वाला शासक था बालो कल्याण चंद। अगला प्रश्न, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो देखिए चंद शासक रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो थी 1587। देखिए 1587 में इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और जो रुद्रचंद का हमें जिक्र मिलता है, मुगल बादशाह ने जो इसे कहा था शब्द वो था जमींदार। इसने अकबर ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया था रुद्रचंद के लिए। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण किसने किया? तो देखिए अल्मोड़ा में एक महल बनाया गया मल्ला महल, उसका निर्माण किया गया था रुद्रचंद के द्वारा। अगला प्रश्न, धर्म निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? तो पुस्तक है एक धर्म निर्णय, इसकी पुस्तक की जो रचना की थी वो की थी सम्राट रुद्रचंद ने ही। अगला प्रश्न, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति रुद्रचंद ने क्यों की? तो देखिए चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी रुद्रचंद ने, तो क्यों इनकी नियुक्ति की गई थी? तो देखिए जैसे गढ़वाल क्षेत्र में हम देखते हैं सरोल ब्राह्मण, तो इसी प्रकार चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति खाना बनाने के लिए की थी रुद्रचंद ने। अगला प्रश्न, ओले पड़ने पर थाली बजाने वाले ब्राह्मण वर्ग की नियुक्ति किसने की? तो देखिए ओला पड़ने पर जनता को थाली बजाकर संदेश देने वाले ब्राह्मण वर्ग की नियुक्ति की थी रुद्रचंद ने, क्योंकि वो ओले के नुकसान जो होते हैं उससे पहले ही जनता को सूचित करना चाहता था। इससे अगला प्रश्न, सीमाओं पर सीमा शुल्क लगाने वाला चंद कौन था? तो किस चंद ने पहली बार अपनी सीमाओं पर सीमा शुल्क लगाई, चाहे वो गढ़वाल के साथ हो चाहे वो नेपाल के साथ हो? इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मी चंद। अगला प्रश्न, राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय खोलने वाला चंद कौन था? तो देखिए जमीन के लेखे जोखे के लिए राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय खोला, आंसर है लक्ष्मी चंद। अगला प्रश्न, नरसिंहबाड़ी और लक्ष्मीश्वर बगीचा किसके समय लगे? तो देखिए दो बगीचे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, एक है नरसिंहबाड़ी, दूसरा है लक्ष्मीश्वर।
तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मी चंद। देखिए चंद वंश के सम्राट लक्ष्मी चंद ने लगाए थे। अगला प्रश्न, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद ने कब किया? तो देखिए बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया वो किया लक्ष्मी चंद ने। बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में, तो इसका जो जीर्णोद्धार किया वो किया था 1602 ईस्वी में। केवल सैनिक मामलों के लिए निर्मित कचहरी थी। तो देखिए दो प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी, एक थी जो नॉर्मल जो होती है जनता के लिए, दूसरी थी बिस्टाली। तो बिस्टाली जो थी वो थी सैनिक मामलों के लिए, जहाँ पर सिर्फ सैनिक मामले ही देखे जाते हैं। अगला प्रश्न, शाहजहाँ से मिलने वाला चंद कौन सा था? तो देखिए हमने अभी देखा था फिरोज शाह तुगलक से मिले थे गरुड़ ज्ञान चंद, तो ऐसा कौन सा चंद था जो शाहजहाँ से मिला? जैसे हमने देखा कि रुद्र चंद मिले थे अकबर से, तो शाहजहाँ से जो मिला था वो था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न, जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल की एक वीरांगना तिलू रौतेली, इन्हें कहा जाता है जॉन ऑफ आर्क। अगला प्रश्न, तिलू रौतेली की हत्या किस नदी के तट पर हुई? तो देखिए तिलू रौतेली की हत्या की गई थी एक नदी के तट पर जब वो नहा रही थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी नयार। पूर्वी नयार के तट पर की गई थी तिलू रौतेली की हत्या। अगला प्रश्न, प्रातः आवाज़ लगाकर राज परिवार को जगाने वाले को हम क्या कहते थे चंद शासन में? तो देखिए ये था हरबोला। बाज बहादुर ने इस पद को बनाया था जिसका काम था आवाज़ लगाकर राज परिवार को जगाना। अगला प्रश्न, थल में एक हथिया दीवार का निर्माण करवाने वाला चंद कौन सा था? देखिए थल एक कस्बा है पिथौरागढ़ में, यहाँ पर एक हथिया दीवाल नाम का एक मंदिर जो एक ही रात में खड़ा किया गया ऐसा कहते हैं, तो उसकी जो स्थापना करवाई थी वो करवाई थी बाज बहादुर चंद ने। देखिए इस मंदिर में अभी भी पूजा अर्चना नहीं होती है क्योंकि इसका जो लिंग है वो तिरछी अवस्था में है, मतलब उल्टी अवस्था में है। अगला प्रश्न, भोटिया व तिब्बतियों को सिरती कर चुकाने हेतु वाद्य किसने किया था? तो भोटिया और तिब्बती व्यापारियों को सिरती कर चुकाने के लिए वाद्य किया था बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न, नेपाल पर आक्रमण कर राजधानी अजमेर गढ़ विजित करने वाला राजा कौन सा था? तो देखिए नेपाल को कहा जाता था उस समय डोटी, तो डोटी पर आक्रमण कर उनकी राजधानी अजमेर गढ़ को विजय किया था उद्योगचंद ने। अगला प्रश्न, दौरा किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो एक प्राचीन नाम है इतिहास में मिलता है वो है दौरा, तो किस स्थान का ये प्राचीन नाम था? तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वाराहाट। अगला प्रश्न, द्वाराहाट को हम आज कहते हैं हिमालय की द्वारका। अगला प्रश्न, डोडी राज्य की शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? तो देखिए कौन सी थी डोडी राज्य की शीतकालीन राजधानी? जो हमने देखा इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, तो शीतकालीन थी जुराइल डिपाइल कोट। जुराइल डिपाइल कोट। अगला प्रश्न, हिरू देवबा किसका सेनापति था? तो देखिए उद्योगचंद जिसने अजमेरगढ़ को जीता उसी का सेनापति था हिरू देवबा। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी और पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण करता कौन था? तो देखिए कुमाऊं के एक प्रसिद्ध दो मंदिर अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी और पार्वतीश्वर, इनके जो निर्माण करता है वो है राजा उद्योगचंद। अगला प्रश्न, ज्ञानचंद ने बधानगढ़ कब लूटा? तो जिस ज्ञानचंद की ये बात हो रही है वो है ज्ञानचंद सेकेंड, इन्होंने बधानगढ़ को लूटा था 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कुमाऊं का स्वर्ण काल किस चंद के काल को कहा जाता है? तो देखिए जगत चंद के काल को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्ण काल। अगला प्रश्न, तराई भाबर से 9 लाख की आमदनी किसके समय होती थी? तो देखिए तराई भाबर क्षेत्र रुद्रचंद ने प्राप्त किया था अकबर से, तो उसके समय एक राजा ऐसा था जिसके समय यहाँ से 9 लाख का कर टैक्स हमें प्राप्त होता था, तो वो था जगत चंद, तो इसीलिए इसके काल को स्वर्ण काल भी हम कहते हैं। तो बहुत अमीर इसका खजाना भरा पड़ा था, सबसे सर्वाधिक सोना इस चंद के पास था। अगला प्रश्न, श्रीनगर को लूटने वाला चंद कौन सा था? तो देखिए श्रीनगर की लूट की थी एक चंद ने, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परमाणु की राजधानी थी श्रीनगर, तो राजधानी को लूटने वाला चंद था जगत चंद। अगला प्रश्न, जुए पर कर लगाने वाला चंद कौन सा था? तो देखिए जुए पर एक चंद ने टैक्स लगाया था, वो थे जगत चंद। अगला प्रश्न, कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह रखने वाला चंद कौन था? तो देखिए एक चंद जो चाहता था विक्रमादित्य बनना, एक महत्वपूर्ण उपाधि थी विक्रमादित्य हिंदू जो राजपूतों में, तो देवी चंद चाहता था वो कि वो बने कुमाऊं का विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद को कहते हैं? तो देखिए अभी हमने कहा कि कौन सा चंद था जो चाह रखता था विक्रमादित्य बनने की, तो इसका जो सही आंसर था वो था देवी चंद, और इस चाह को पूरा करने के लिए जो उसने अपने राज परिवार के या जो सदस्य थे अपने राज्यसभा के, उनमें बहुत सारा धन बांटा, उनको उनके लालच को पूरा किया, तो इसीलिए उसको कहते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक। उनके कार्य ही कुछ ऐसे थे कि उसने पूरा राजकोष लुटा दिया था अपने पिता जगत चंद का। अगला प्रश्न, चौमहला महल का निर्माण किस चंद ने करवाया? देखिए चौमहला जो महल है
उसका जो निर्माण कराया था वो कराया था कल्याण चंद चतुर्थ ने। अगला प्रश्न, किस चंद के समय अल्मोड़ा पर रोहिलों का अधिकार हुआ था? तो देखिए रोहिलों ने आक्रमण किया था अल्मोड़ा पर और कब्जा किया था यहाँ पर, तो कल्याण चंद चतुर्थ के समय ही रोहिलों का ये कब्जा हुआ। किस त्योहार को पुषड़िया कौतिक भी कहते हैं? तो देखिए पुषड़िया कौतिक कहा जाता है मकर संक्रांति को। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्वों में से एक मकर संक्रांति। अगला प्रश्न, अशोकचल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब का है? तो देखिए एक सम्राट अशोकचल आक्रमण किया था उत्तराखंड पर, तो इनका जो अभिलेख हमें मिलता है वो है 1191 का। वैसे कहा इनको जाता है भारत के इतिहास में कि ये हिमालय क्षेत्र का राजा था, हिमवंत का राजा इसे हम मानते हैं। अगला प्रश्न, खवास खां को शरण देने वाला चंद कौन सा था? तो देखिए खवास खां का विद्रोह हुआ था दिल्ली सल्तनत में, तो इसको जो संरक्षण दिया था वो दिया था माणिक चंद ने। अगला प्रश्न, लखुली बिराली किस चंद शासक का पुराना नाम था? एक नाम यहाँ पर हमें मिलता है वो है लखुली बिराली। किस चंद का एक नाम था? तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मी चंद। अगला प्रश्न, रजबार किसकी उपाधि थी? तो देखिए उपाधि है यहाँ पर एक रजबार, तो कत्यूरी राजकुमारों को हम रजबार कहते हैं। अगला, चंद प्रशासन में गरखी का प्रशासक कौन था? तो एक इकाई है प्रशासन की चंदों में गरखी, तो इसका जो प्रशासक था वो कौन था? तो वो थे नेगी। अगला प्रश्न, गल्ला छाड़ा क्या था? तो चंद शासक में एक शब्द शासन में एक शब्द मिलता है वो है गल्ला छाड़ा। तो क्या था गल्ला छाड़ा? तो उपज का जो छठवां भाग है उसे हम कहते हैं गल्ला छाड़ा। अगला प्रश्न, चंद शासन में कैनी था? देखिए एक शब्द यहाँ पर मिलता है हमें चंद शासन में कैनी, तो किसे हम कहते हैं कैनी? तो भूदासों को हम कैनी कहते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे चंदों के समय के करों की। तो अगर बात करें राज करों की तो यहाँ पर 36 राज कर मौजूद थे। देखिए यहाँ पर हमने किताब का कटिंग डाला है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, हमें भी समझाने में आसानी हो, जिससे कि हम कुछ भूलें नहीं। अगला प्रश्न ही हम देखेंगे सीधे फैक्ट करों को। तो पहला जो कर यहाँ पर है वो है जूलिया। देखिए जूलिया जो कर था वो नदी पुलों पर लगता था, इसे सांगा भी कहते हैं। अगला सिरती अगर हम बात करें तो सिरती एक नगद कर था और प्राय माल भावर वो भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था सिरती, इसे हम। अगला फैक्ट वो है बैकर। देखिए अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था बैकर। इसके बाद राखिया, इसे रक्षा भी कहते हैं। सावन के महीने में रक्षाबंधन में जनेऊ संस्कार के समय राखिया लिया जाता था, तो आसानी से हम बता सकते हैं। कूत क्या थी? तो जब हम नगद नहीं दे पाते हैं, नगद के बदले अनाज हम देते हैं तो उसको कूत कहते थे। अगला प्रश्न, भेंट। तो देखिए राजा व राजकुमारों को जो भेंट दी जाती थी जनता की तरफ से वो थी भेंट। मांगा, देखिए मांगा चंदों में भी और गोरखों में भी युद्ध संबंधी कर था। जब भी सेना युद्ध में जाती थी तो उस समय मांगा कर लिया जाता था। अगला साहू, देखिए इसे साहू या सावली कहते हैं और लेखकों के लिए कर था। रतंगली, ये भी लेखक के लिए था। तो देखिए साहू और जो रतंगली हैं वो दोनों लेखक के लिए ही थे। अगला है खैनी कपिलनी। देखिए कुली बेगार, तो खैनी कपिलनी, तो ये था कुली बेगार हेतु। कटक, देखिए कटक का अर्थ होता है सेना, तो सेना के लिए लिया गया कर भी था कटक। अगला प्रश्न श्यूक, देखिए राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर था श्यूक। अगला कमीनचारी सयानचारी, देखिए इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने, पर यहाँ पर मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। तो कमीनचारी और सयानचारी जो है वो किसानों से लगान वसूल करने वालों सयानों के लिए होता था। सीखदार नेगी, तो ऐसे ही परगना अधिकारी जो नेगी था उनके लिए होता था। गरखा की बात करें तो गरखा अधिकारी को दिया जाता जो गरखे का अधिकारी होता था। कनक, देखिए कनक की हम बात करें तो मूलाकोट ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है। कनक का मतलब है जो सौका व्यापारी थे कुमाऊं के, उनसे धूल के रूप में, सोने की धूल के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न हिलियानी अधूल, देखिए हिलियानी अधूल की बात करें तो सड़कों की मरम्मत के लिए इसका प्रयोग होता था। कहा गया है, ऐसा एक प्रश्न पूछा जा चुका है इससे पहले ऐसा। डाला, तो गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर था डाला। मिजारी की बात करें तो देखिए कामगारों से लिया जाने वाला कर था मिजारी कर। अगला फैक्ट तान या टांड, देखिए तान कर की बात करें तो तान और टांड का मतलब कपड़ा होता है, तो सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था टान कर या टांड कर। अगला प्रश्न घी कर, तो घी बेचने वालों से। मौ कर, तो हर परिवार से लगा हुआ कर था मौ कर, देखिए मौ कहते हैं परिवार को, तो हर परिवार से लिया जाने वाला कर था मौ कर। अगला है भात कर, देखिए बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगने वाला कर था भात कर। गाय चराई के लिए, तो चराई बाहर में जो चराई करने के लिए लोग आते थे उन पर जो गाय कर लगता था। भैंस कर भी तो ऐसे ही एक कर था। व्यापार कर की बात करें तो यह बुनकरों पर लगता था। और अगला है खानों पर कर,
देखिए खानों पर कर भी लगता होगा। जंगलात कर की बात करें तो जंगलों पर, न्योवाली कर की बात करें तो न्याय पाने के लिए, जगरिया तो जागर गाने वाले के लिए, और रौल्य देवता राज के परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए। तो ये कुछ कर यहाँ पर थे। अब कुछ और पर हैं, कुछ और हैं जो हैं पहरी या पौरी। तो रखवाली करने वाले के लिए, बकरिया तो बकरी सॉरी राजा की सईस के लिए जो बकरियों को चलाता था, घोड़ियालों मतलब जो घोड़ों की रक्षा, कुकुरियालों। देखिए बाजदार बजनिया जितने भी अब यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी बाज बहादुर चंद ने बनाए थे ये पद मुगलों से प्रभावित होकर। तो देखिए थे कुछ कर। अब बात करते हैं चंद शासन में समस्त जनमानस हेतु प्रयुक्त शब्द था। तो किस शब्द से समस्त जनमानस को माना पुकारा जाता था चंद शासन में? तो इसका सही आंसर है पौरी 15 विश्वा। अगला, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया देवालय कौन सा है? तो एक हथिया देवाल को एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा देवालय एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो देखिए एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है एलोरा का कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने इसे बनाया है। तो ठीक ऐसा ही उत्तराखंड में एक हथियार देवाल बनवाया गया है बाज बहादुर चंद के द्वारा। अगला प्रश्न, कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो देखिए किस शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोमचंद। देखिए सोमचंद ने ही कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली थी। चंदों के समय गांव में प्रधान का सहायक कौन होता था? तो देखिए जो प्रधान जो कर इकट्ठा करता था तो उसका सहायक जो होता था चंदों के समय उसको हम कोटाल कहते हैं। अगला प्रश्न, एटकिंसन के अनुसार किस शासक ने खनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो देखिए अगर माने हम एटकिंसन की बात देखें तो वहाँ पर उसने कहा था कि सोनपाल जो गढ़वाल का शासक था चांदपुर गढ़ के आसपास क्षेत्र का, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से किया था। उसका नाम था सोनपाल। तो चलिए ये था ये फैक्ट। अगला फैक्ट है, गणेश की नृत्य करती मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए भगवान गणेश की एक नृत्य करती मूर्ति में प्राप्त हुई है, जिसका सही आंसर है वो है जोशीमठ से। देखिए अगला प्रश्न, किस देवालय की शैली सोलंकी मंदिरों से मेल खाती है? तो देखिए सोलंकी जो मंदिर हैं वो होते हैं गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में। तो किन की गुजरात के क्षेत्रों में? तो किस मंदिर के उत्तराखंड की यहाँ से मैच करता है? तो वो है आदि बद्री का। देखिए चमोली में स्थित है आदि बद्री टेम्पल। 14 मंदिरों का समूह, पहले 16 थे अब 14 रह गए हैं। अगला प्रश्न, गढ़वाल वर्णन किसकी रचना है? तो देखिए गढ़वाल का इतिहास यहाँ पर मिलता है परमार राजाओं का। तो हरिकृष्ण रतुड़ी जो दीवान थे परमारों के, उनकी रचना है गढ़वाल वर्णन। अगला प्रश्न, जाति प्रकाश किसकी रचना है? तो देखिए किसकी रचना है जाति प्रकाश? तो इसका जो सही आंसर है वो है बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचना है जाति प्रकाश। अगला प्रश्न, गढ़वाल राजा वंशावली या गढ़वाल राज्य वंशावली किसकी रचना है? तो कवि देवराज की रचना है गढ़वाल राज्य वंशावली। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र, इनकी तुलना अजयपाल की तुलना इनसे की गई है। मतलब कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से अजयपाल की तुलना किसने की? तो वो की थी कवि भरत ने अपने काव्य मानवोदय काव्य में, जो उसने मानसा के लिए लिखा था। अगला प्रश्न, अजयपाल किस वंश का अनुयायी था? तो देखिए अजयपाल जो उत्तराखंड के 37वें परमार गढ़वाल के 37वें परमार हैं, प्रसिद्ध शासक हैं। गढ़वाल का एकीकरण इन्होंने किया है। तो किस पंथ से संबंधित थे? तो गोरख पंथ से संबंधित ये थे। गोरखनाथ एंड द कनफटायोगीज किसकी रचना है? तो देखिए गोरखनाथ एंड द कनफटायोगीज जो रचना यहाँ पर है, जहाँ पर हमें उत्तराखंड के राजाओं की कुछ जानकारी मिलती है, यहाँ पर हमें अजयपाल का नाम मिला है। तो ये रचना है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स की। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है? तो देखिए एक ग्रंथ यहाँ पर है जिसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। तो गोरख पंथ का एक ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ, इसी में कहा गया है अजयपाल को आदिनाथ। अगला है, किस मंदिर की दीवार पर अजयपाल का चित्र है? तो देखिए देवलगढ़ में एक विष्णु मंदिर है जहाँ पर दीवार पर अजयपाल का चित्र बनाया गया है। अगला, देवप्रयाग में घंटी पर किसका लेख मिला है? तो देखिए घंटी पर एक लेख मिला है देवप्रयाग में किसी परमार शासक का। तो इसका जो सही आंसर है वो है सहजपाल। देखिए 42वें परमार थे सहजपाल। अगला प्रश्न, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार कौन था? देखिए सबसे सर्वप्रथम किस परमार ने शाह की उपाधि धारण की? तो इसका जो सही आंसर है वो है बलभद्र शाह। सहजपाल किस मुगल शासक का समकालीन था? तो देखिए अकबर का समकालीन था सहजपाल। अगला प्रश्न, देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर शिलालेख किसका मिला है? ऐसा ये कहना जाता है। देखिए देवप्रयाग का जो रक्षक देवता है क्षेत्रपाल, उसके द्वार पर 2 व्यक्तियों के या शिलालेख मिले हैं, 2 राजाओं के। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं सहजपाल और मानसा।
अगला प्रश्न, देवप्रयाग के रघुनाथ जी मंदिर का शिलालेख किसका है? तो देखिए रघुनाथ जी मंदिर जो देवप्रयाग में है वहाँ पर भी एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, तो वो किसका है? वो है मानसा का। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो देखिए एक पुस्तक यहाँ पर है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, तो किसने ये पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉस्टर। अगला प्रश्न, नंदी किसका सेनापति था? तो देखिए नंदी एक सेनापति का नाम यहाँ पर हमें मिलता है परमारों का, तो मानसा का सेनापति था नंदी। प्रसिद्ध इसलिए है कि लक्ष्मी चंद जो कुमाऊं के शासक थे, इन्होंने 7 बार मानसा पर आक्रमण किया था और 7 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न, जहांगीरनामा में किस परमार का जिक्र है? तो देखिए एक परमार का जिक्र मिला है जहांगीरनामा में, कहा गया है कि जहांगीर से मिला था ये परमार, तो वो है श्याम शाह। अगला प्रश्न, गर्भभंजन किसकी उपाधि थी? तो देखिए गर्भभंजन उपाधि ली थी एक परमार सम्राट ने, वो थे महीपति शाह, माधो सिंह भंडारी, लोजरी खोला और बनवारी दास। इतने महान महान सेनापति जो थे वो थे महीपति शाह के ही। बात करें कि नर केसरी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो देखिए नर केसरी कहा जाता था हमेशा माधो सिंह भंडारी के लिए। रानी कर्णावती से हार का सामना करने वाला मुगल सेनापति कौन था? देखिए शाहजहां ने आक्रमण किया था रानी कर्णावती पर, जब देखा कि कोई शासक गद्दी पर नहीं है, रानी शासन कर ली है, तो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए शाहजहां ने एक सेना दिल्ली से भेजी नवाजत खान के नेतृत्व में, लेकिन सेना को हार का सामना करना पड़ा और रानी ने नाक कान काट दिए थे नवाजत खान की सेना की, तो ऐसा कहा जाता है। किसने कर्णावती को नागकटी रानी कहा? तो देखिए संज्ञा दी गई कर्णावती को नागकटी रानी की, तो किसने ये संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिव प्रसाद डबराल शरण ने ऐसा कहा था कि कर्णावती को नागकटी रानी कहा जाता था। अगला प्रश्न, शाहजहां ने 1655 में गढ़वालों का जब आक्रमण किया तो उसका सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति जब उस समय था खलीतुल्ला। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य युद्ध कब हुआ या कहाँ पर हुआ? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य जो युद्ध हुआ वो हुआ भंगाणी नामक स्थान पर। समय शायद ये 1699 के आसपास का था। भंगाणी में युद्ध हुआ जो पोंटा साहिब के पास में स्थित है। अगला प्रश्न, मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसकी रचना है? तो रचना यहाँ पर है एक मेमोयर्स ऑफ देहरादून, तो ये रचना जो है वो है GRC विलियम्स की। अगला प्रश्न, किस परमार के दरबार में नवरत्न थे? देखिए हमने देखा अकबर के दरबार में नवरत्न थे, हमने देखा शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, तो जो ये नवरत्न थे ये थे फतेह शाह के दरबार में। फतेह शाह कर्ण किसकी रचना है? तो जटाशंकर की रचना है फतेह शाह कर्ण। देखिए फतेह शाह किसकी रचना है? तो रतन कवि ने लिखी थी एक पुस्तक फतेह शाह। अगला प्रश्न, वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? तो देखिए मतिराम की रचना है वृत्त कौमुदी। नाथ पंथ से संबंधित परमार कौन था? तो देखिए एक परमार का नाम आता है नाथ पंथ से संबंधित, ये परमार माना जाता है, तो फतेह शाह खुद नाथ पंथ से संबंधित थे। अगला प्रश्न, गुरु राम राय को 3 ग्राम दान देने वाला परमार कौन था? तो देखिए संदेश आया था औरंगजेब का कि गुरु राम राय को जमीन दी जाए उत्तराखंड में, उन्हें हिमालय न जाने दिया जाए, ये कहा था औरंगजेब ने। तो फतेह शाह ने उन्हें 3 गांव दान दिए देहरादून में। तीनों गांव का नाम था खुड़बुड़ा, राजपुर और चमासारी, जो कि आज देहरादून का मुख्य इलाका है। अगला प्रश्न, मलेरिया से किस परमार की मृत्यु हुई? तो देखिए ललित शाह की बात हम करेंगे। कुमाऊं पर आक्रमण किया, वहाँ अपने बेटे प्रद्युमन शाह को गद्दी पर बैठाया, वापस आ ही रहे थे कि चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, प्रद्युमन शाह ने स्वयं को किस चंद का दत्तक पुत्र माना? देखिए जब प्रद्युमन शाह को घोषित किया गया कुमाऊं का राजा, तो कुमाऊं की जनता का सहानुभूति पाने के लिए उसने खुद को दत्तक पुत्र माना उसके पूर्व राजा दीपचंद का। उसने कहा कि मैं उनका दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ बेटा हूँ। अगला प्रश्न, देवलगढ़ को किसने लूटा? तो देखिए देवलगढ़ को लूटा गया था, उत्तराखंड का एक गढ़वाल का एक प्रसिद्ध क्षेत्र था देवलगढ़, जहाँ पर राजधानी रहा था देवलगढ़ 1512 से लेकर 1517 तक। तो किस व्यक्ति ने देवलगढ़ को लूटा? तो प्रद्युमन शाह जो बन चुका था प्रद्युमन चंद, उसी ने देवलगढ़ को लूटा जयकृत शाह के समय में। किस परमार ने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में देह त्यागी? देखिए कौन सा वो परमार था जिसने रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में या उस मंदिर प्रांगण में अपनी देह त्यागी? तो जयकृत शाह देखिए बहुत क्षुब्ध हो गए थे अंतिम समय में अपने भाइयों से या अपने षड्यंत्रों से, तो इन्होंने देह त्यागने का मतलब राजपाट त्यागा, लेकिन राजपाट त्यागने के 3 या 4 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई देवप्रयाग मंदिर में। अगला प्रश्न, पाली गांव का युद्ध जो 1786 में हुआ किस किस के बीच हुआ? तो देखिए अल्मोड़ा के पास है पाली गांव। यहाँ पर हर्षदेव जोशी जो कि दीवान थे चंदों के, और मोहनचंद जो कि राजा थे, एक राजा ने गद्दी छीनी थी मोहनचंद ने चंदों से, तो उसके मध्य युद्ध हुआ।
गोरखों का गढ़वाल का पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो देखिए 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक अगले वर्ष 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। गढ़वाल में इक्यावनी बावनी का काल कब पड़ा? देखिए 1795 में, मतलब शक संवत जो होता है हमारा 51-52, मतलब सॉरी विक्रमी संवत 51-52, 1851-52 की बात ये हो रही है। यहाँ पर जो अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1795 में। वैली ऑफ द दून पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है वैली ऑफ द दून? तो इसके जो लेखक हैं वो है AR गिल। अगला प्रश्न, खुरबुड़ा का युद्ध कब हुआ? देखिए प्रद्युमन शाह जो कि अंतिम शासक थे परमारों के, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए खुरबुड़ा के युद्ध देहरादून में। तो ये हुआ था 14 मई 1804 को गोरखाओं से। किस परमार की तुलना हुमायूं से की गई? तो देखिए अपने भाइयों के लिए बर्बाद हुआ था हुमायूं। भाइयों के चक्कर में ही, भाइयों के प्रेम में उसे भारत की गद्दी से निकाल दिया गया था शेरशाह के द्वारा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था प्रद्युमन शाह के साथ, जो कि अपने भाई पराक्रम शाह, जयकृत शाह इनसे लड़ते रहे। यही कारण था उनकी बर्बादी का, या उनको हमेशा माफ़ करते रहे। अगर उन्हें माफ़ न करते पराक्रम शाह को तो वो बचा लेते गढ़वाल को, लेकिन पराक्रम शाह की गलतियों को बार नज़रअंदाज करना उन्हें भारी पड़ा, इसीलिए उन्हें कहते हैं गढ़वाल का हुमायूं। कुमाऊं के पहले गोरखा सूबा कौन थे? देखिए गोरखों ने जब कुमाऊं पर कब्जा किया तो वहाँ पर अपने सूबेदार नियुक्त किए। तो जो पहला सूबा था कुमाऊं का वो था जोगमला शाह। अगला प्रश्न, गोरखों ने किस वर्ष लंगूरगढ़ का घेरा डाला? देखिए गढ़वाल पर जो पहला आक्रमण था गोरों का 1791 में, वो यही था लंगूरगढ़ का घेरा जो उन्होंने डाला था। अगला प्रश्न, गोरखों के शब्द कामी का क्या अर्थ है? तो देखिए कामी कहा जाता है एक शब्द गोरखों में, तो किसे कहा जाता है कामी? तो इसका जो सही अर्थ है वो है शिल्पकार। अगला प्रश्न, गोरखों के शब्द कोठवा का अर्थ क्या है? तो देखिए किसे गोरखे कोठवा कहते थे? तो ब्राह्मण दासों को गोरखों ने कोठवा कहा है। देखिए अगला प्रश्न, गोरखे न्यायाधीश को कहते थे, तो क्या कहा है गोरखों ने न्यायाधीश को? तो वो था विचारी। अगला प्रश्न, गोरखे गवाही की कसम हेतु किस ग्रंथ का प्रयोग करते थे? तो देखिए महाभारत का एक हिस्सा है हरिवंश, हरिवंश को ही कसम के रूप में प्रयोग करते थे गोरखे। गोरखों की खुखरी का निर्माण करने वाली जाति कौन सी थी? तो देखिए नेवार जाति थी, जो वही गोरखों की खुखरी का निर्माण करती थी। गोरखों का खतरनाक हथियार माना जाता है खुखरी, अभी तक भी। जान्या शून्य कर किस प्रकार का कर था? तो देखिए जब गोरखों से कोई लगान के बारे में पूछेगा तो उसे एक कर देना पड़ेगा, वो था जान्या शून्य। अगला प्रश्न, भाबर में पुष्पचारकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो देखिए भाबर में पुष्पचारकों से लिया जाने वाला जो कर था वो था दोनिया कर। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर गोरखों के शासक के कुछ कर हैं जो मैंने यहाँ पर हूबहू लिए हैं। तो वो जो है वो है, पहला है पुंगाड़ी। देखो पुंगाड़ी जो कहा जाता है गढ़वाली में भी और शायद कुमाऊं में भी कहा जाता होगा, ये खेतों के लिए एक शब्द है, ऐसा ही मिलता जुलता। तो भूमि कर हो जाता है पुंगाड़ी। सलामी, देखिए सलामी कर की हम बात करें तो नजराना जो होता है जनता के द्वारा शासक वर्ग के लिए, वो होता है सलामी। टीका भेंट की बात करें तो शुभ अवसरों पर, जैसे शादी विवाह जब टीके लगते हैं तो उसी समय दिया जाता है टीका भेंट। तिमारी की बात करें तो फौजदार को 4 आना, सूबेदार को 2 आना देना पड़ते थे तिमारी कर के अनुसार। पगड़ी या पगड़ी, तो देखिए गोरखा सनदों का इसका उल्लेख बार बार आया है। यह मतलब जमीन जायदाद के हस्तांतरण में होता है। जो पगड़ी आज भी हम देखने को मिलता था ग्रामीण समाज में महाजन के रूप में, तो यहाँ पर ये पगड़ी प्रथा थी। मांगा, देखिए मांगा यहाँ भी युद्ध कर था जो नौजवानों से लिया जाता था। सुवांगी दस्तूर, तो यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया था। मेजबानी दस्तूर तो यह 2.5 आना था। तो सोनिया फागुन, उस समय पर जो खर्च होता था वो था सोनिया फागुन। देखिए सावन और फागुन ये 2 मास में इनके उत्सव होते थे। इनका जो प्रसिद्ध उत्सव है वो तो दशहरा था, तो इन्हीं के लिए खर्चे के लिए सोनिया फागुन कर लेते थे। टानकर की बात करें तो इससे पहले चंदों में बात कर चुके हैं, ये कपड़ों पर लगने वाला कर है। मिजारी वहाँ भी बात कर चुके हैं, शिल्पकार में और जागरीय ब्राह्मणों पर। मरो, देखिए पुत्रहीन जो व्यक्ति था उस पर मरो कर लिया जाता था। अगला रहता, तो देखिए ग्राम छोड़कर भागे हुए जो लोग होते थे उन पर रहता कर लिया जाता था, और बहता मतलब छिपाई गई संपत्ति पर बहता कर लिया जाता था। अगला घी कर दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। तो देखिए जो दुधारू पशु थे उनके मालिकों से हम ये गोरखे घी कर वसूल करते थे। अगला मौकर, देखिए यह प्रति परिवार पर था, ये तो हम यहाँ चंदों में भी देख चुके हैं। अदनी दफ्तरी, तो राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खास जमींदारों से लिया जाता था ये कर। गोरखों का प्रिय त्यौहार क्या था? तो बात कर चुके हैं, दशहरा जो है वो गोरखाओं का प्रिय त्यौहार था। मंदिरों हेतु दान दी गई भूमि को कहते थे, तो क्या कहा जाता था मंदिरों हेतु दान दी गई भूमि को? तो सदाव्रत कहा जाता था। अगला है
आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए क्या कारण था आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक? तो किया क्या था, गोरखों ने बुटवल परगने पर आक्रमण कर दिया था। अंग्रेजों से बुटवल परगना जो गोरखपुर में था उसको छीन लिया था, इसीलिए अंग्रेजों ने युद्ध करना पड़ा गोरखों से। अल्मोड़ा पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो देखिए 25 अप्रैल 1815 का वो दिन था जब बमशाह बैठा था अल्मोड़ा में, वहाँ पर कब्जा कर दिया था अंग्रेजों ने गोरखों की किले पर। अगला, कुमाऊं का पहला अंग्रेज कमिश्नर कौन था? तो देखिए कमिश्नर गार्डनर जो थे वो थे कुमाऊं के पहले अंग्रेज कमिश्नर। अगला प्रश्न, संगोली की संधि कब हुई? तो देखिए बहुत ज़्यादा इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा कि क्यों, कब, कहाँ, इसका सही बताइए। तो संगोली की जो संधि हुई थी वो हुई थी 2 दिसंबर 1815 को, लेकिन नेपाल सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इसकी पुष्टि की 4 अप्रैल 1816 को। तो हुई कब थी? 2 दिसंबर 1815। नेपाल सरकार ने कब स्वीकार की? तो 4 अप्रैल 1816। अगला प्रश्न, रणजोड़ सिंह थापा को दानवीर कर्ण की संज्ञा किसने दी? तो देखिए रणजोड़ सिंह थापा जो थे सूबेदार, उनको दानवीर कर्ण जो कहा वो कहा था मौलाराम ने। अगला प्रश्न, कृषकों के प्रति आस्था रखने वाला गोरखा कौन सा था जिसने कृषकों के प्रति आस्था रखी, उनके हित के लिए काम किए? तो वो थे हस्तीलाल चौतरिया। अगला प्रश्न, रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है? तो देखिए रण बहादुर चंद्रिका एक रचना है, तो ये रचना जो थी वो थी मौलाराम की, जो रण बहादुर के लिए लिखी गई थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत के मध्य सीमा कहाँ या कौन सी नदी थी? तो देखिए जो अलकनंदा नदी थी वही ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत को अलग करती थी। उसका बायां हिस्सा था ब्रिटिश गढ़वाल जबकि दायां हिस्सा था टिहरी रियासत। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1839 में 2 हिस्से में बांटा गया कुमाऊं को, अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल। अगला प्रश्न, नैनीताल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए अल्मोड़ा को नैनीताल के और अल्मोड़ा को 2 भागों में तोड़ा गया, एक तो अल्मोड़ा दूसरा नैनीताल। ये किया गया था 1891 में। अगला, ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा? देखिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ट्रेल ने कुमाऊं को कई सारे परगनों में बांटा, तो 26 परगनों में बांटा। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? पूछा गया है एक बार या 2 बार। तो 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना हुई। पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई? तो ये पूछा गया था। 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना हुई। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा कब शुरू हुई? तो देखिए 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य उत्तराखंड में पहली बार कोई डाक सेवा शुरू की गई। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में पहली बार देसी चिकित्सक की नियुक्ति कब की गई? तो देखिए पहली बार जो डॉक्टर अल्मोड़ा में नियुक्त किया गया चिकित्सक वो था 1831 में। ट्रेल ने खजाने की डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू की? तो देखिए कमिश्नर ट्रेल ने खजाने को ले जाते समय उसकी डबल लॉक व्यवस्था शुरू की। उसकी एक चाबी होती थी उसकी एक चाबी होती थी जो हमारा मजिस्ट्रेट होता है उसके पास, दूसरा जो ट्रेजरी में रहता है उसके पास। तो 1824 में ये व्यवस्था की गई थी। ट्रेल कब सेवानिवृत्त हुए? तो देखिए 1816 में ट्रेल ने संभाला था कार्यभार। 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए, विलियम ट्रेल। अगला प्रश्न, नैनीताल में नगरीकरण कब आरंभ हुआ? तो देखिए जॉर्ज लुसिंगटन का टाइम है 1838 से 1848 तक, इसी बीच सब शुरू हुआ, नैनीताल का विकास ही इसी बीच शुरू हुआ। अगला प्रश्न, खैरना से नैनीताल मार्ग निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए ये हुआ था 1845 ईस्वी में। अगला है, बागेश्वर में गोमती पर प्रथम लोहे का पुल कब बना, जो सस्पेंशन पुल था? तो कब बना बागेश्वर में गोमती पर प्रथम लोहे का पुल? तो 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना कब हुई? तो देखिए डिस्पेंसरी कमेटी की जो स्थापना अल्मोड़ा में हुई एक प्रसिद्ध ये प्रश्न है, तो 1848 में ऐसा हुआ था। ब्रिटिश कमिश्नर या शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग किसे माना जाता है? सॉरी यहाँ पर कमिश्नरी होना चाहिए था। ब्रिटिश कमिश्नरी या कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है जॉन हेलिट पेटन। देखिए कुमाऊं का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है हेनरी रैमजे के काल को ब्रिटिश में, लेकिन कंपनी का जो स्वर्ण युग था वो था जॉन हेलिट बैटन का स्वर्ण युग या इनका काल। अगला प्रश्न, हेनरी रैमजे का कार्यकाल क्या था? तो देखिए 1856 से 1884 तक हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड में शासन किया।
28 वर्षों तक। इससे पहले भी ये उत्तराखंड में लगातार शासन में थे, इसलिए इन्होंने पूरा 44 वर्ष उत्तराखंड में शासन को दिए, जिसमें 28 वर्षीय कुमाऊं कमिश्नर भी रहे। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा से कमिश्नर नैनीताल कब स्थानांतरित हुई? तो देखिए, कब कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल गई? तो 1855 में, जब हेरिट पैटर्न यहाँ पर थे, इनके समय में ये कमिश्नरी नैनीताल गई। अगला प्रश्न, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल कहाँ पर बना? तो कमिश्नर डिस्ट्रेची, ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने बनवाया था ये बहुत मदद के द्वारा, स्ट्रेची या कुछ ऐसा था, तो श्रीनगर में ये बनाया गया था। डाक बंगले यात्रियों के लिए कब खोले गए? तो देखिए, डाक बंगलों को यात्रियों के लिए खोला गया था 1849 में। बात कर चुके हैं। हेनरी रैमजे ने कितने वर्ष तक कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया? तो ये 28 वर्ष, 1856 से 1884। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान देने वाला कमिश्नर कौन था? तो देखिए, पहली बार कुष्ठ रोगियों की ओर किसी ने ध्यान दिया, वो थे हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो देखिए, तराई क्षेत्र के विकास के लिए हेनरी रैमजे के द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई। इन्होंने ही तराई में जो बसावट थी उसको बहुत ज़्यादा बसाया। जनता बहुत इनके समय में तराई में बसी, क्योंकि इन्होंने बहुत सुधारात्मक काम तराई में किए। वहाँ के पानी को बाहर निकालने में भी कामयाब रहे। वहाँ के दलदली क्षेत्र को इन्होंने कम किया। 1883 में इन्होंने तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनाया। अगला प्रश्न, नैनीताल को स्कूली शिक्षा हेतु विकसित करने वाला कमिश्नर कौन था? तो किसने नैनीताल को स्कूली शिक्षा हेतु विकसित किया? तो इसका सही आंसर भी है हेनरी रैमजे। हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब हुई नैनीताल में? देखिए, नैनीताल में जो बाढ़ आई, या कह सकते हैं आपदा आई, उसके बाद यहाँ पर 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, रैमजे द्वारा 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु निर्मित सेना क्या थी? तो देखिए, 1857 का विद्रोह जो उत्तराखंड में छोटे मोटे तौर पर हुआ, हल्द्वानी में 17 सितंबर को ये देखने को मिलता है। क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी को घेर लिया था, तो रणवीर सेना बनाई थी यहाँ पर रैमजे ने क्रांतिकारियों से निपटने के लिए। अगला प्रश्न, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो देखिए, हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पहले कंजर्वेटर कौन थे? तो देखिए, वन विभाग के निर्माण से पहले ही वनों की रक्षा की बात उत्तराखंड में होती थी, तो उत्तराखंड के जो पहले कंजर्वेटर थे वो थे हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न, अधिसूचित जिला अधिनियम कब आया? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश शासन के सेम नियम लागू नहीं हो सकते जो पूरे देश में है, वहाँ पर अलग नियम लागू होंगे, तो इसीलिए ये नियम आया था 1874 में। अगला प्रश्न, कुमाऊं में वन पंचायत की शुरुआत कब हुई? देखिए, कुमाऊं में वन पंचायत की जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1930 में। देखिए, यहाँ पर कुछ लिया गया है एक पार्ट किताब से। तो यहाँ पर देखिए, एक बात की गई है गूंठ। गूंठ देखिए किसे कहते हैं? गढ़वाल के प्रमुख मंदिरों के अनुरक्षण अथवा रखरखाव के लिए भू राजस्व को जो मात्रा निश्चित की गई थी उसे गूंठ कहते हैं, मतलब जो धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। अगला है सदाव्रत। देखिए, वो स्थायी निधि अथवा अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के उपयोग में आता है, उसे सदाव्रत कहते हैं। मतलब ऐसा जो पैसा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ आने वाली तीर्थ यात्रियों के भोजन के लिए खर्च होता था। अगला, किस बंदोबस्त में ट्रेल ने गाँव की सीमा का निर्धारण किया? तो 1823 में ट्रेल ने जो बंदोबस्त करवाया, वहाँ पर उसने गाँव की सीमाओं का निर्धारण करवाया। एक और यहाँ पर छोटा सा पार्ट है, वहाँ पर लिखा गया है 1864 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, मतलब उत्तर पश्चिमी राज्य जो उत्तर प्रदेश था उस समय के उच्च न्यायालय ने मतलब जो होगा वहाँ पर इलाहाबाद ने कुमाऊं में अपना न्यायाधिकार खो दिया। मतलब कुमाऊं कमिश्नरी उसके हाथ से निकल गई, अब वहाँ न्याय नहीं कर सकता था हाई कोर्ट इलाहाबाद। कमिश्नरी कुमाऊं का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया। अब मतलब जो कुमाऊं का कमिश्नर होगा वो उच्च न्यायालय के बराबर पावर वाला बन गया। अप्रैल 1926 में कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीधे न्यायाधिकार में कर दिया गया, लेकिन 1926 में फिर ये इसके अधिकार में आया, लेकिन बीच में कुमाऊं कमिश्नर ही मुख्य न्यायाधीश बना रहा। अगला, खस परिवार कानून किसकी रचना है? तो देखिए, 1929 की एक रचना है यहाँ पर खस परिवार कानून, खसों से संबंधित, तो LD जोशी ने ये रचना लिखी। अगला, गोलू देवता किस वंश के संबंध है? तो देखिए, न्याय का एक बहुत बड़ा नाम उत्तराखंड में है। गोलू चितई की गोलू, घोड़ाखाल का गोलू या चंपावत का गोलू की बात करें तो राय वंश के संबंधित थे गोलू देवता। हॉल राय इनके पिता का नाम था, हॉल राय। अगला प्रश्न,
ट्रेल ने साल वृक्ष की कटाई पर कब रोक लगाई? तो देखिए 1826 में क्या किया कमिश्नर ट्रेल ने साल वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दी। तो यहाँ पर पहला ऐसा वन संरक्षण का प्रयास किया गया तो वो यही था, साल वृक्ष की कटाई पर जो रोक लगाई गई थी ट्रेल द्वारा। तो पहला जो प्रयास किया वो विलियम ट्रेल द्वारा ही किया गया था। हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी व्यवस्था को कब बंद किया? तो देखिए हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी जो दिया जाती थी जंगलों की उसको बंद किया था 1858 में। वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई भारत में। अगला प्रश्न, हेनरी रैमजे ने वन बंदोबस्त कब किया? तो देखिए किस वर्ष हेनरी रैमजे ने वनों का बंदोबस्त उत्तराखंड में कराया? तो इसका जो सही आंसर है 1861। बहुत काम किया है हेनरी रैमजे ने वनों के लिए। देखिए अगला प्रश्न, चीड़ के वृक्षों से लिसा टिपान कब आरंभ किया गया? तो 1890 में चीन के वृक्षों से पहली बार लिसा टिपान आरंभ किया गया। अगला, सोमेश्वर थकरोड़ी के जंगलों में आग लगाने के जुर्म में गिरफ्तार महिला कौन थी? तो देखिए यहाँ पर आगजनी के मामले में एक महिला को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया उत्तराखंड में तो वो महिला थी दुर्गा देवी 1921 में। अगला प्रश्न, कुमाऊं की पहली गिरफ्तारी किसने दी थी? तो वो थी मोहन सिंह मेहता। 1921 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन उसके परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट प्रॉब्लम चल रही थी जनता और शासकों के बीच या मतलब अंग्रेजों के बीच, तो उसके लिए कमेटी आई 13 अप्रैल 1981 को। अगला प्रश्न, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? तो देखिए हर्षदेव औली जो है काली कुमाऊं क्षेत्र से, उनको शक्ति साप्ताहिक ने काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा। अगला प्रश्न, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना हुई। बात करें कुमाऊं कमिश्नरी की तो 1869, और बात करें टिहरी रियासत की तो 1 मई 1885 को यहाँ पर वन विभाग की स्थापना हुई। अगला, रवाई कांड कब हुआ? तो देखिए किस वर्ष हुआ था रवाई कांड या तिराड़ी कांड हम इसे कहते हैं। यहाँ पर निहत्थी जनता पर गोलियां चला दी गई थी चक्रधर जुआल के द्वारा। तो 30 मई 1930 को एक कांड हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 23 जनवरी 1939 को चुखुवाला देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, टिहरी को उत्तरदायी शासन दिलाने हेतु। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पहली बार आलू की खेती कब की गई? तो देखिए 1823 में मेजर यंग ने देहरादून में उत्तराखंड में पहली बार आलू की खेती की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वप्रथम विदेशी आलू की खेती कब की गई? तो देखिए 1800 होना चाहिए था। 1864 में हेनरी ब्रजर ने नैनीताल में पहली बार विदेशी आलू की खेती की। अगला प्रश्न, काठगोदाम बरेली रेल सेवा कब शुरू हुई? तो देखिए बरेली से काठगोदाम तक रेल सेवा शुरू हुई थी 1884 ईस्वी में। न्यूटन और मुलियन का बागान कहाँ स्थित है? तो देखिए 2 अंग्रेजों के बागान स्थित हैं, न्यूटन और मुलियन दोनों का जो बागान है वो है भवाली में। अगला प्रश्न, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई? तो देखिए शीत फल जो होते हैं ठंडे इलाके के फलों के उत्पादन के लिए अंग्रेजों का जो सरकारी पहला गार्डन था उधर चौबटिया उद्यान, उसकी स्थापना हुई 1869 में। चौबटिया उद्यान के प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? तो जो प्रथम जिनकी अध्यक्षता में या जिनके नेतृत्व में इसे खोला गया वो थे डब्ल्यू क्रॉ। यही प्रथम सुपरिटेंडेंट भी इसके रहे और ये इन्होंने ही इसका निर्माण भी किया था। अगला प्रश्न, व्हीलर का बागान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए व्हीलर का जो बागान स्थित था वो था घोड़ाखाल में, घोड़ाखाल है नैनीताल में। डेरियाज का बागान कहाँ स्थित था? तो रामगढ़, नैनीताल की बात करें हम, रामगढ़ में स्थित था नैनीताल में डेरियाज का बागान। अगला प्रश्न, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई? तो देखिए कुमाऊं जो गवर्नमेंट गार्डन था उसकी स्थापना हुई 1909 ईस्वी में। लॉक कीपर किसकी प्रजाति है? तो देखिए आलू की प्रजाति थी लॉक कीपर। सिटोली गार्डन कहाँ स्थित है? तो देखिए जो सिटोली गार्डन है वो स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो देखिए चौबटिया उद्यान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1869 में। तो यहाँ पर जो हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना वो हुई 1932 ईस्वी में। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आलू की रिसर्च के लिए ये सेंटर है भवाली में 1943 से। अगला प्रश्न, संपूर्ण उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत कब की गई? देखिए इंपीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर खोला गया था, अब नहीं है शायद। संपूर्ण उत्तराखंड में चाय की खेती कब शुरू की गई? तो 1835 में टिहरी गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं रियासत था, कुमाऊं गढ़वाल जो पूरा है कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी, वहाँ पर
चाय की खेती शुरू की गई। अगला प्रश्न, फॉकनर का बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए लक्ष्मीश्वर अल्मोड़ा यहाँ पर स्थित है एक ब्रिटिशर्स फॉकनर का बगीचा। मेजर कॉर्बेट का बागान कहाँ पर स्थित है? तो हवल बाग की अगर हम बात करें तो हवल बाग में स्थित है मेजर कॉर्बेट का बगीचा। भेषक विकास योजना कब शुरू की गई? देखिए जड़ी बूटी से संबंधित विकास योजना है भेषक, तो ये शुरू की गई थी 1949 में। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत की स्थापना कब की गई? तो देखिए रानीखेत में स्थापित है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, इसकी जो स्थापना की गई 1953 में की गई। अगला प्रश्न, मोहान अल्मोड़ा में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो देखिए मोहान जो अल्मोड़ा है वहाँ पर स्थापित है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड। तो कब इसकी स्थापना की गई? तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो देखिए गोपेश्वर में स्थित है जड़ी बूटी शोध संस्थान केंद्र, तो इसकी स्थापना जो यहाँ पर की गई वो की गई थी 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। ब्रिटिश कुमाऊं में कुल कितने कमिश्नर रहे? तो देखिए कितने कमिश्नर कुल ब्रिटिश कुमाऊं में रहे, तो इसका जो सही आंसर है वो है 23। अगला प्रश्न, प्रथम बार कुमाऊं वाटर रूल्स कब आए? तो देखिए यहाँ पर आंसर गलत हो चुका है, जो मैं देख चुका हूँ। जो प्रथम बार कुमाऊं वाटर रूल्स था वो आया था 1917 में, दूसरी बार आया था 1931 में। बालेश्वर नौला कहाँ स्थित है? तो देखिए बालेश्वर है चंपावत में, बालेश्वर मंदिर है तो यहीं पर है बालेश्वर नौला चंपावत में। भूमि के कीचड़ युक्त हिस्से को क्या कहते थे? तो देखिए पहले भूमि के, या अभी भी कहते हैं, सिमार और गजार भूमि के कीचड़ युक्त हिस्से को कहा जाता है। रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? तो देखिए जो रवाई परगना है उत्तरकाशी का, उसे टिहरी रियासत में शामिल किया गया 1824 में। टिहरी नगर की राशि क्या थी? तो देखिए जब टिहरी नगर को बनाया गया तो उसकी राशि भी एक बनाई गई थी, तो वहाँ पर जो उसकी राशि थी वो थी सिंह। अगला प्रश्न, सभासार किसकी रचना है? तो देखिए रचना यहाँ पर है वो है सभासार सुदर्शन शाह की रचना है। सभासार 7 खंडों में सुदर्शन शाह ने इस रचना को लिखा है। अगला प्रश्न, टिहरी में नया दरबार की स्थापना कब की गई? देखिए 1880 में टिहरी में नया दरबार की स्थापना की गई राजा कीर्ति शाह के द्वारा। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो देखिए प्रताप शाह वो शासक थे जिन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत आरंभ की। अगला प्रश्न, कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी? तो किस शासक को ये उपाधियाँ दी गई, कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर? तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्ति शाह। देखिए टिहरी में प्रताप हाई स्कूल और हिवेट संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? देखिए टिहरी में जो प्रताप हाई स्कूल खोला या हिवेट संस्कृत विद्यालय खोला, ये खोला थी कीर्ति शाह ने। टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना किसने की? तो देखिए टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की गई थी, ये की गई थी कीर्ति शाह के द्वारा। टिहरी रियासत का सर्वोच्च अधिकारी था, तो कौन था टिहरी रियासत का सर्वोच्च अधिकारी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख्तार। टिहरी रियासत में तीव्रगामी संदेश वाहक, बहुत तेज से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाले जो संदेश वाहक थे उनको क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है चुन। टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो देखिए टिहरी में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी अपने, तो नरेंद्र शाह ने 1938 में इस हाई कोर्ट की स्थापना टिहरी में की थी। अगला, टिहरी रियासत में मामला या रकम क्या था? तो देखिए जो टिहरी रियासत थी वहाँ पर मामला या रकम था भूमि कर। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल को कितने परगनों में विभाजित किया? देखिए हम इससे पहले देख चुके थे कुमाऊं को, तो कुमाऊं को 26 परगनों में डिवाइड किया था ट्रेल ने, तो ब्रिटिश गढ़वाल को 11 परगनों और 86 पट्टियों में बांटा गया था। पटवारियों की प्रथम नियुक्ति उत्तराखंड में कब हुई? तो देखिए आज माना जाता है पटवारियों को राजस्व पुलिस के नाम से राजस्व इकट्ठा करने में, जमीन का लेखा जोखा रखने में इनका योगदान होता था। तो इसकी जो प्रथम बार नियुक्त की गई थी वो की गई थी मिस्टर ट्रेल के द्वारा, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1819 में। ट्रेल द्वारा पंचशाला बंदोबस्त कब किया गया? तो देखिए कब ट्रेल ने पंचशाला बंदोबस्त लागू किया था? तो ये था 1823 ईस्वी में। किस कमिश्नर ने 20 साला बंदोबस्त लागू किया? तो देखिए किस कमिश्नर ने 20 साला बंदोबस्त लागू किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है कमिश्नर बैटन। अगला प्रश्न,
ब्रिटिश गढ़वाल व कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो देखिए कब की गई थी ब्रिटिश गढ़वाल में, कुमाऊं में बात हो रही है कुमाऊं की, तो वहाँ पर 1890 में ही 69 में ही की गई थी, जबकि भारत में 1864 और टिहरी में 1885 में की गई। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1854 में कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। श्रीनगर में कोड़ी खाने की स्थापना कब की गई? तो देखिए श्रीनगर में भी कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए कोड़ी खाने की स्थापना की गई थी, 1901 में स्थापना की गई थी। कुली बर्दाश्त के अंतर्गत होता था। तो देखिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था जो की जाती थी वो कुली बर्दाश्त के अंतर्गत की जाती थी, जो मतलब अंग्रेज आते थे या उसके टूरिस्ट या उनके जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके लिए गांव वालों को निःशुल्क खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो वो थी कुली बर्दाश्त। इससे पहले कुली उतार कुली चढ़ाव के बारे में हम देख चुके हैं, जो कि कुली उतार कुली चढ़ाव में हमें फ्री में सामान ढोना उतारना होता था। अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना कब हुई? तो देखिए जो यूथ क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई 1903 में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो उन्होंने अल्मोड़ा में यूथ क्लब की स्थापना की 1903 में। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए कांग्रेस की एक शाखा कुमाऊं में खोली गई थी, वो खोली गई थी 1912 में। अगला प्रश्न, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो देखिए विलियम मूर एक आदमी थे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने चेतना जगाने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश डिबेटिंग क्लब की स्थापना करवाई। वो समय था 1870 का। ठीक एक वर्ष बाद इसी डिबेटिंग क्लब ने अल्मोड़ा अखबार निकाला था। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए क्षेत्रीय मामलों को उठाने के लिए कुमाऊं परिषद का जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बाल सभा टिहरी की स्थापना कब हुई? तो टिहरी में जो बाल सभा थी उसकी स्थापना कब की गई? तो 1935 में टिहरी में बाल सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, टिहरी का कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? तो श्रीनगर का। देखिए श्रीनगर में एक प्रसिद्ध कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया, वहाँ पर श्रीदेव सुमन मौजूद थे। तो 1938 में ये सम्मेलन हुआ। डोला पाल की आंदोलन की सूचना गांधी जी को किसने दी? तो देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय एक रमेश भूखंडी नाम के व्यक्ति, जिन्होंने गांधी जी को कहा कि यहाँ पर दलितों पर या शिल्पकारों पर अत्याचार होता है उत्तराखंड में, डोली पालकी में बैठने नहीं दिया जाता है। तो इसी को देखकर इसी की जो सूचना गांधी जी को दी थी वो दी थी रमेश भूखंडी ने। वैनसांग ने काशीपुर को क्या कहा? तो देखिए कनिंघम ने कहा था कि वैनसांग के अनुसार जो गोविसाण था वो आज का काशीपुर है। तो देखिए वैनसांग ने भी इसे गोविसाण ही कहा। किस पुस्तक में तराई के 21 महलों का जिक्र है? तो देखिए एक पुस्तक है जहाँ पर तराई के 21 महलों का जिक्र किया गया है। ताराए बाबर के 21 महलों का जिक्र वो मिला है आईने अकबरी में। अबुल फजल की ये पुस्तक अकबर पर लिखी गई है, आईने अकबरी, अकबर के शासन पर। अगला प्रश्न, अकबर ने किस चंद को 84 माल क्षेत्र दिया था? तो देखिए अकबर ने 84 माल क्षेत्र, जहाँ से 9 लाख का आमदनी प्राप्त होता था, तो अकबर ने उसे दिया था रुद्रचंद को। देखिए रुद्रचंद को इसलिए दिया, 1586 में रुद्रचंद मिला था अकबर को। नागौर अभियान पर अकबर का साथ दिया था रुद्रचंद ने, तो इसीलिए ये उन्हें मिला था। हल्द्वानी नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए कमिश्नर रैमजे की हम यहाँ पर बात करें तो हल्द्वानी नगर की स्थापना रैमजे ने की थी। तल्लादेश कहा जाता था, तो किसको तल्लादेश कहा जाता था? तो टनकपुरी का हम बात करें, टनकपुर जो कि नीचा इलाका था, पिथौरागढ़ के नीचे जब बात में टनकपुर जाते हैं तो नीचे की ओर होता है ये, तो इसीलिए इसे तल्ला देश कहा जाता है, अर्थात नीचे का देश। अब यहाँ पर देखिए कुछ नाम यहाँ पर हैं पुराने या नहीं। तो देखिए यहाँ पर सहजगीर जो नाम था वो है आज का जसपुर। दूसरा है कोटा जो अब काशीपुर बन चुका है। मुढ़िया जो अब बाजपुर बन चुका है, देखिए मुढ़िया ये अब बाजपुर। अगला है गदरपुर, इसका कोई नाम नहीं है। बुकसाड़ जिसे अब रुद्रपुर या किलपुरी कहते हैं, तो यह बुकसार या बुकसाड़, ठीक है। बक्सी जो आज का ननकमत्ता, जहाँ पर है रीठा मीठा साहिब। अगला चिंकी, तो देखिए चिंकी को अब हम सुवर्णा या बेहड़ी नाम से जाना जाता है अब। अगला प्रश्न, कुमाऊं बाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कुमाऊं बाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल की स्थापना की गई थी 1906 में। ट्रेल द्वारा साल वृक्ष की कटाई पर कब रोक लगाई गई? तो देखिए कब रोक लगाई गई ट्रेल द्वारा साल वृक्ष की कटाई पर, तो हम बात कर चुके हैं पहले भी, 1826 में ये रोक लगाई गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने
हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई? तो देखिए दयानंद सरस्वती आए थे हरिद्वार, यहाँ पर इन्होंने जो अपना मूवमेंट था आर्य समाजी वो चलवाया था। तो यहाँ पर इन्होंने पाखंड खंडनी पताका जो फहराई थी वो 1897 में फहराई थी। गढ़वाल समाचार किस वर्ष निकला? तो देखिए गढ़वाल यूनियन जिसकी स्थापना हुई 1901 में, उसने अपना एक समाचार पत्र निकाला गढ़वाली या गढ़वाल समाचार, 1905 में ही निकाला। देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए होम रूल लीग जिसकी स्थापना भारत में की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर भी होम रूल लीग की स्थापना हुई, वो की थी स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने 1918 में। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुमाऊं परिषद के कुछ अधिवेशन दिए गए हैं। तो बात करेंगे हम कुमाऊं परिषद की, इसकी स्थापना हुई थी नैनीताल में 1916 में। तो देखिए उनका जो पहला अधिवेशन जो हुआ 1917 में हुआ, प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में पहला अधिवेशन हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जयदत्त जोशी ने। दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो हुआ था हल्द्वानी में, देखिए 1918 में हल्द्वानी में हुआ, तारादत्त कैरोल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा जो हुआ वो हुआ कोटद्वार में 1919 में, देखिए बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष रहे। अगला, हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मेलन किसे माना जाता है? तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो सम्मेलन था कुमाऊं परिषद का वो था तीसरा सम्मेलन, कोटद्वार सम्मेलन। अगला प्रश्न, चौथा अधिवेशन जो था वो था काशीपुर में 1920 में, देखिए हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की। यही वो था जहां पर कुली बेगार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न, शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो कई जगहों पर देखने को मिलता है कि शक्ति साप्ताहिक जो 1918 में निकला उसका प्रकाशन 15 सितंबर को शुरू हुआ, लेकिन अजय सिंह रावत जी के अनुसार इसका प्रकाशन 15 अक्टूबर को शुरू हुआ। नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो देखिए नायक एक जाति जो कि बहुत ही उपेक्षित रही, प्रताड़ना इसे काफ़ी सहनी पड़ी समाज से, तो इसी जाति के उद्धार के लिए 1919 में नायक सुधार समिति की स्थापना की गई। खच्चर सेना की स्थापना कब की गई? तो देखिए कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए या इसे कम करने के लिए खच्चर सेना बनाई गई थी ट्रेल के द्वारा 1822 ईस्वी में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब किया गया? तो देखिए 1926 में जब कुमाऊं परिषद ने अपने मामले कई सारे उठाए और उनमें सफलता पाई, उन्हें पूर्ण करवाया अपने उद्देश्य, तो उन्होंने 1926 में कुमाऊं कांग्रेस में विलय कर दिया कुमाऊं परिषद का। अगला प्रश्न, विचारानंद सरस्वती द्वारा अभय पत्रिका कब निकाली गई? तो देखिए अभय पत्रिका जो प्रकाशन किया गया वो किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विचारानंद सरस्वती का 1922 में। अगला प्रश्न, पेशावर कांड कब घटित हुआ? तो देखिए पेशावर कांड घटित हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, 2/18 गढ़वाल राइफल वहाँ पर थी। वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किस्सा खानी मार्केट वहाँ पर था पेशावर में, जहाँ पर निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था वीरचंद सिंह गढ़वाली ने 23 अप्रैल को। देखिए यहाँ पर अपने कमिश्नर रैकेट्स को मना कर दिया था गोली चलाने के लिए। वीर केसरी चंद को फांसी कब दी गई थी? तो देखिए 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी वीर केसरी चंद को। 24 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाला ये व्यक्ति या ये जो भारतीय सैनिक था, इम्फाल मोर्चे पर पुल उड़ाने के चक्कर में इसे गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी को सजा दी गई और 3 मई को उसके बाद फांसी हुई। चौलीथात रामताल गार्डन जो है आज जौनसार देहरादून में, वहाँ पर ये मेला लगता है इनकी याद में। अगला प्रश्न, देघाट में उद्योग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर का निर्माण करवाया गया था ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। बात करें ज्योतिराम कांडपाल की तो गांधी जी के अनुयायी रहे, साबरमती आश्रम से जो यात्रा हुई थी दांडी मार्च उसमें ये शामिल थे। देघाट में इन्होंने उद्योग मंदिर की स्थापना की थी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, दुगड्डा में विशाल कुमाऊं सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए केंद्र था दुगड्डा स्वतंत्रता आंदोलन का दक्षिण उत्तराखंड में गढ़वाल में। तो यहाँ पर 1932 में एक विशाल कुमाऊं सम्मेलन हुआ था। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए हरिप्रसाद टमटा के द्वारा टमटा सुधारणी सभा की स्थापना हुई 1905 में। अगला, शिल्पकार शब्द को मान्यता कब मिली? तो देखिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग करने की बात बहुत पहले से की गई थी, 1905 से ये बात चल रही थी। तो 1932 में जाकर शिल्पकार शब्द को मान्यता मिली, सरकारी कागजों में इसका प्रयोग होने लगा। अगला प्रश्न, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी सभा जो कुमाऊं की सभा थी इसकी स्थापना 1931 में खुशीराम टमटा द्वारा की गई। अगला प्रश्न,
गढ़वाल में शिल्पकार संगठन की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल क्षेत्र में कब शिल्पकार संगठन की स्थापना की गई? तो 1935 में गढ़वाल के शीर्ष नेताओं द्वारा ये किया गया। शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो देखिए, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा अल्मोड़ा में एक गांधी आश्रम की स्थापना की थी, जो कि केंद्र था क्रांतिकारियों का, या मतलब स्वतंत्रता स्वराजवादियों का। तो 1937 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न, समय विनोद का 1868 में नैनीताल से प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड का जो समाचार पत्रों में प्रमुख है समय विनोद 1868 से निकला। तो इसका जो प्रकाशन किया गया था जयदत्त जोशी द्वारा ये प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो क्या था अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर? 1871 में निकलने वाला अल्मोड़ा अखबार डिबेटिंग क्लर्क द्वारा निकाला गया। 1918 तक ये अखबार चला। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था 10। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक कब लिखी? तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। तो ये इन्होंने लिखी थी 1937 में। अगला प्रश्न, गढ़वाली समाचार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो 1905 में निकलने वाला गढ़वाली समाचार गढ़वाल यूनियन द्वारा ये निकाला गया। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था A304। गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ? तो देखिए, उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था गाड़ी सड़क आंदोलन। किस वर्ष ये आंदोलन उत्तराखंड में हुआ? तो 1938-39 में ये आंदोलन उत्तराखंड में देखने को मिला। गांधी जी प्रथम बार उत्तराखंड कब आए? तो देखिए, 1915 में हरिद्वार आए थे गांधी जी अपने पिताजी की अस्थियों को लेकर। तो इसीलिए 1915 में पहली बार ये हरिद्वार आए। स्वराज भवन बागेश्वर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, बागेश्वर में एक स्वराज भवन का निर्माण किया गया था। ये किया गया था विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न, महिला जागृति नामक हस्तलिखित त्रैमासिक पत्रिका किसकी थी? तो देखिए, एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली गई थी त्रैमासिक की, जो थी महिला जागृति। ये निकाली थी तुलसी देवी ने। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो हम बात कर चुके हैं, 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। युगवाणी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को निकली थी युगवाणी पत्रिका। लगातार काम किया इसने टिहरी रियासत के लिए और आज भी ये पत्रिका जारी है। अगला प्रश्न, खत्याड़ी गांव में कुली बेकार का विरोध कब हुआ? तो देखिए, कुली बेकार के विरोध की एक घटना थी खत्याड़ी गांव बागेश्वर में अल्मोड़ा में जो हुई थी। तो इसका जो वर्ष था वो था 1903। और अंतिम जो हमारा है दोस्तों वो है कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो देखिए, 1908 में हुई थी कुली एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी जैसे व्यक्तियों के प्रयास से। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा अजय सिंह रावत से संबंधित बहुत सारे फैक्टों, संपूर्ण फैक्टों का एक वीडियो। हमने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, वन लाइनर के तौर पे ही हमने इस वीडियो को बताया। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको पूरा डिस्क्राइब करके बताएं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम इसका पूरा बड़ा वीडियो 4 घंटे का वीडियो भी बना सकते हैं डिस्क्राइब करके। लेकिन यहाँ पर भी हमने काफ़ी कुछ आपको बताने का प्रयास किया। यही है अजय सिंह रावत के संपूर्ण फैक्ट दोस्तों। तो देखिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।